Assalamu alaikum everyone. This is Ashik Ali on behalf of City Mental Health Services. I welcome you all in our today's lecture series. और आज की हमारी जो टॉक है that is about establishing your clinical practice with Miss Samra Saleh. तो मिस समरा सालिक के बारे में मैं आपको कुछ बताता चलूं कि शी is a PhD scholar and she is a director of Psych Care and she is a clinical psychologist as well. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिस समरा थैंक यू वेरी मच कि आपने अपने बिजी रूटीन से टाइम निकाला और हमारे इस टॉक के लिए थैंक यू. Thank you, Ashik. Thank you so very much for this opportunity. And I'm looking forward to a very nice, productive session with you. ओके मैम. मिस समरा आप काइंडली थोड़ा सा जो है वो अपने बारे में हमारे ऑडियंस को बताइएगा. Um, Ashik, क्या पूछना चाहोगे? Like, अगर आप मेरे करियर के बारे में पूछना चाहोगे तो आपने थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन करा दिया है. एक इंट्रोडक्शन जो मिस समरा अगर आप अपनी माइक थोड़ा सा करीब कर लें तो वॉइस हमें जी, क्लियर आ आपको जाएगी. अब आवाज जी बेहतर जी. आ रही है? जी जी वेरी वेरी Right. क्लियर वेरी क्लियर. Ashik, I am basically a clinical psychologist और मैं प्रैक्टिस करती हूँ इस्लामाबाद में डिफरेंट जगहों पर. और अब हमने अपना एक सेटअप स्टार्ट कर लिया हुआ है साइक केयर के नाम से, दैट इज लोकेटेड इन इस्लामाबाद. और आई एम अ टीचर. I work at a university. Basically, I introduce myself as a student of psychology and a student of people, basically individual differences को जो learn करता है और उनसे सीखता है. और इसके अलावा माशाल्लाह मैं बहुत. मेंबर पाकिस्तान साइकोलॉजिकल एसोसिएशन हूँ. हम छोटा मोटा कुछ ना कुछ हम डिफरेंट मेंटल हेल्थ एडवोकेसी के लिए न्यूज़पेपर, सोशल डायरी, मैगजीन वगैरह में लिखते रहते हैं. और फोरम के लेवल पे बात करूँ तो साइक इस टाइम पे डिफरेंट स्कूल्स के साथ एसोसिएटेड है जहाँ वो मेंटल हेल्थ सर्विसेज देता है. उनके पैनल पे हम हैं. और बस इतना ही. जी मिस समरा. अच्छा मिस समरा आज का हमारा जो टॉपिक है एस्टेब्लिशिंग योर क्लिनिकल प्रैक्टिस, तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे हमें. इसके बारे में मैं आपको ये बता सकती हूँ. देखो, जो आपने मेरे से प्रियम्बल डिस्कस किया था या जिस चीज़ के लिए हम आज बैठे हैं, आपने मुझे कांटेक्ट किया था ये कहकर कि हम लोगों को बताना चाहते हैं या लोगों को बेसिकली इंसाइट देना चाहते हैं कि वो डिग्रीज तो कर लेते हैं. और आपकी मेजॉरिटी ऑडियंस साइकोलॉजी की है, तो वो जब डिग्रीज कर लेते हैं तो साइकोलॉजिस्ट की बेसिकली जॉब अपॉर्चुनिटीज मार्केट में बहुत कम होती हैं. और किसी भी डिपार्टमेंट में साइकोलॉजिस्ट के लिए बाकायदा पोजीशंस नहीं होती. अब हर फील्ड के लिए ही कहा जाता है, बट मैं अपनी फील्ड के लिए बहुत ज़्यादा कहूँगी. पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट द फील्ड ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी. साइकोलॉजी एक बहुत वास्ट अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं, एजुकेशनल हैं, स्कूल हैं, क्लिनिकल हैं. पर जब मैं बात करती हूँ एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की, तो उसके पास हमेशा ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है कि वो अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस स्टार्ट कर सके. अब वो इंडिविजुअल्स, वो साइकोथेरेपिस्ट, वो क्वालिफाइड क्लिनिशियंस जो कि अपनी प्रैक्टिस शुरू करना चाहते हैं, उनको क्या क्या स्ट्रगल्स आती हैं, उनको किन किन फैक्टर्स को देखना चाहिए, वो किस तरह से कर सकते हैं, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, उस पर हम थोड़ा सा आज के सेशन में बात करेंगे. सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो शायद मुझे लगता है वो ये है कि डू यू क्वालिफाई टू बी empowered or to be equipped with skills that are required to start your own clinical practice. उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी पढ़ रहे हैं या जिन्होंने अभी फ्रेश डिग्री स्टार्ट की है, my first advice या my first guidance direction would be कि work under a supervisor, work under a professional and experienced clinician जहाँ प्रैक्टिसेस बहुत एथिकल ग्राउंड्स पे चल रही हों. क्योंकि आप जब तक फील्ड में काम नहीं करते हैं तब तक आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है क्लाइंट्स के साथ डील करना. और डिग्री करके आप फॉरेन फील्ड में नहीं जा पाते. तो आप थोड़ा सा टाइम अपनी डिग्री में और अपनी डिग्री के बाद लोगों के साथ
और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करने में गुजारें। जितनी वर्कशॉप्स, जितनी ट्रेनिंग्स बकायदा हैंड्स ऑन प्रैक्टिस वाली ले सकते हैं, वो वाली ट्रेनिंग्स लें। और उसके बाद आप अपना छोटे छोटे लेवल पे अपना होमवर्क करना शुरू करें। बहुत से होमवर्क करने के बाद आप इस पॉइंट पे पहुंचेंगे कि आप एक अपना सेटअप खड़ा कर सकें, या आप किसी के सेटअप पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे एज अ कंसल्टेंट क्लाइंट्स देखना स्टार्ट कर सकें। वेरी गुड। अच्छा मिस सबरा, आप जो हमारे जो यूथ है या जो अभी स्टूडेंट्स हैं साइकोलॉजी के, जो बीएस कर रहे हैं या एमएस क्लिनिकल साइकोलॉजी कर रहे हैं, तो अच्छा, हमें जो है ना वो काफ़ी क्यूरियस स्टूडेंट्स की तरफ से ये भी आती हैं कि आप हमें ये सजेस्ट करें कि हमें जो है ना अपने करियर के लिए पाकिस्तान सेटिंग में एज ए करियर हमें कौन से साइकोलॉजी की फील्ड में जाना चाहिए? क्या हमें जो है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी को चूज करना चाहिए, या क्लिनिकल साइकोलॉजी को चूज करना चाहिए, या अप्लाइड साइकोलॉजी को चूज करना चाहिए? उनके लिए आप क्या कहेंगे? हर फील्ड की, हर स्पेशलाइजेशन की अपनी वर्थ है। इसकी एग्जांपल ऐसे दूंगी कि अगर सब लोग कार्डियोलॉजिस्ट बन जाते हैं, तो क्या कोई नेफ्रोलॉजिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट, सर्जन अपनी इम्पोर्टेंस में क्या कभी कम हो जाता है? कभी भी नहीं होता ना। उसकी अपनी वर्थ है, अपनी वैल्यू है, अपनी पोजीशन फ्रॉम where the students come. It is because psychology as a field is very misunderstood a lot of times. हमें लगता है जो साइकोलॉजिस्ट है वो पागलों का इलाज करता है, या वो पागल है, या उसके साथ कोई और प्रॉब्लम है, जबकि दरअसल ऐसा नहीं होता। साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजी की डिग्री नफ्सियात की डिग्री जरूर है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हर फील्ड। अब जो बच्चे ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी को चूज करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, उन्होंने अपनी पोजीशन बनानी है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस में, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में इस टाइम पे साइकोलॉजिस्ट की पोजीशन कम है, नहीं है। कुछ जगहों पे हैं, कुछ जगहों पे नहीं है। तो वो ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, हायरिंग, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, इन लेवल्स पे काम कर सकते हैं। कॉर्पोरेट लेवल्स पे जाएं, अवेयरनेस टॉक्स करें, बात करें, उनको अवेयर करें ताकि उनको पता चले कि हमने क्या करना है। फिर जब हम बात करते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट की, तो अक्रॉस द ग्लोब बच्चों के साथ डील करने वाले लोग डिफरेंट हैं। एजुकेशनल कंपोनेंट को देखने वाले लोग, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान्स बनाने वाले लोग डिफरेंट हैं। सिमिलरली क्लिनिकल की अपनी इम्पोर्टेंस है, बट क्योंकि क्लिनिकल की अपॉर्चुनिटी स्लाइटली बेहतर है, बट ये उतना ही सेंसिटिव मामला है जितना हम कैजुअली इसको डील करते हैं वो होना नहीं चाहिए। क्योंकि क्लिनिकल प्रैक्टिस में इट इज ईजी कि हमारे पास डिग्री क्लिनिकल साइकोलॉजी में ऑफर हो रही है, एजुकेशनल में हो रही है। साइकोलॉजी सबसे पहले आपको आपकी अपनी लाइफ में बेनिफिट करेगी, उसके बाद आपको आपकी फील्ड में। सो इट इज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स देयर that whatever you like to, whatever you wish to join, choose, specialize in, create a position for yourself, find a way to be a great consultant of organizational psychology, of educational, of school। तो अपनी अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करें प्लीज। उससे क्या होगा कि आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। ओके मिस्टर, आप काइंडली थोड़ा सा ये भी हमें बताइएगा कि आफ्टर डूइंग एमएस इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, और मतलब कौन सी चीजें रिक्वायरमेंट्स होती हैं ताकि एक इंडिविजुअल जो है वो अपना क्लिनिक का सेटअप जो है वो स्टार्ट कर सके? देखिए, अगर आपने एक डिग्री की है बीएस की और उसके बाद एमएस किया है क्लिनिकल साइकोलॉजी में, तो आप यू आर गुड टू स्टार्ट योर प्रैक्टिस। अगर क्लिनिकल साइकोलॉजी की डिग्री में इंटर्नशिप्स या सुपरविजन आपके पास मौजूद रही है, जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान में एमएस क्लिनिकल साइकोलॉजी करा रही हैं मगर इंटर्नशिप्स और फील्ड एक्सपीरियंस नहीं करा रही, उन स्टूडेंट्स के लिए मेरी एडवाइस ये होगी कि वो अपनी डिग्री के बाद थोड़ा सा टाइम फील्ड में काम करें, किसी कंसल्टेंट के साथ अटैच होकर काम करें, अपने हिचेस को, टीथिंग प्रॉब्लम्स को अपनी फील्ड के सेटल करें, उसके बाद वो अपनी प्रैक्टिस की तरफ आए इंडिपेंडेंट। क्योंकि हैविंग एन इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस
हैज अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? एग्जैक्टली। उसमें बहुत सी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लाइंट है, वो आपके नाम पे आ रहा है, वो आपके पीछे आ रहा है, वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन पे आ रहे हैं, वो आपको फी पे कर रहा है। तो क्या आप अपने आप को इतना एम्पावर्ड समझते हैं कि आप इन सारी चीजों से डील कर सकते हैं? अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हम समझते हैं कि हम सिंपल एक फीस ले लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। फीस के बहुत बियॉन्ड है कुछ चीजें, जो अभी मैं आपको थोड़ी सी देर में बताती हूँ कि कैसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं जब आप अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो सिमिलरली एमएस के स्टूडेंट्स जो क्लिनिकल साइकोलॉजी में हैं, वो इंटर्नशिप्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड एक्सपीरियंस लें, अपनी डिग्री ख़त्म होने के बाद अंडर सुपरविजन थोड़ा सा टाइम काम करें, और जब वो अपने आप को वैल्यूएट कर सकें कि मैंने एक डिग्री ऐसी की है और मैं अब इस काबिल हूँ कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती हूँ, मेरे पास वो स्किल है कि मैं एक प्रॉब्लम को मल्टी लेवल पे डील कर सकती हूँ, क्या कर सकता हूँ, तो उस टाइम पे वो अपनी प्रैक्टिस को बिल्कुल इंडिपेंडेंट कर सकता है। अच्छा मिस समरा, आपने माशाल्लाह से अभी जो है वो साइक केयर को स्टार्ट किया है और एक बहुत एक अच्छे लेवल पर एक इदारा आपने उसका सेटअप रन कर रही हैं। तो व्हाट डू यू थिंक एक सेटअप को स्टार्ट करने में कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये वो सवाल है जो मुझे खुद भी फील्ड में स्टेप इन करने के बाद इसके जवाब मिले। मुझे इसका जवाब कभी भी ना मिल सका कि जब मैं किसी की आप एक प्रोग्राम लॉन्च करते हैं यूनिवर्सिटी में, तो उसका एक प्रोटोकॉल है, राइट? आप वो प्रोटोकॉल फॉलो कर लेते हैं। सिमिलरली जब आप किसी प्रोसीजर के लिए जाते हैं किसी भी तरह के, तो उसके एसओपीज बने हुए होते हैं। समहाउ मैं प्रैक्टिस कर रही थी, इट्स बिन 7-8 years, 3-4 जगहों पे प्रैक्टिस कर रही थी। जब कोविड आया तो बहुत फरागत थी, जैसे सारी दुनिया ने बहुत कुछ सोचा कि अब हम ये कर लेते हैं। तो मुझे भी एक बस ये ख्याल आया कि अब मुझे एक सेटअप ऐसा देना चाहिए जो हम किताबों में पढ़ते तो हैं बट हमें मिलता नहीं है। बहुत सी जगहों पे मैं काम कर रही थी, अपनी तरफ से कोशिश करती थी, किसी का कमरा खूबसूरत कर लिया, किसी में लाइट ऐसी कर ली, किसी में फर्नीचर ऐसा रख लिया, मगर मेरी मुझे हमेशा ये चीज बहुत तंग करती थी कि नहीं, मैं किसी के, तो जो मैंने अपनी प्रैक्टिस जो पुश करता था वो मुझे होता था मेरी पसंद की जगह हो, और मुझे मेरी पसंद की जगह नहीं मिलती थी। तो जिसकी वजह से मैंने बेसिकली ये इनिशिएटिव लेना शुरू किया। बेसिकली मैंने सोचा, फिर मुझे खैर इस पे बहुत सपोर्ट मिली, बट ये बात है जब मैंने स्टार्ट किया उससे 2-3 साल पहले की। उस टाइम में मेरी ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रही थी, मैं प्लान कर रही थी, दिमाग चलाती रहती थी, मगर कभी ये नहीं सोचा था कि वाकई ही कर लूंगी। मैं सोचती थी कि क्या क्या मुझे कर लेना चाहिए। तो मैंने अपना प्रोसेस को डिटरमिन किया और क्रिएट किया। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि किसी ने इस फोरम पे ये पूछा है कि अगर किसी और की हेल्प होती है इस फोरम से तो मुझे कोई कोई परेशानी, कोई मसला नहीं है। आई वुड बी मोर देन हैप्पी कि लोग सीखें और इस लेवल के एथिकल प्रैक्टिसेस पे अपने सेटअप शुरू करें। सबसे पहले तो साइक केयर को नाम दिया था किसी ने, मेरी बहुत एक करीबी जिन्होंने मेरी जिंदगी में बहुत रोल प्ले किया। तो एक दफा वैसे ही था, तो प्रैक्टिस करते करते हमने बात की, मैंने उन्हें कहा कि आप मुझे ना इसका एक नाम बना दें, तो उन्होंने नाम बना दिया। ये आज से 5-6 साल पहले की बात है। फिर जब मुझे नाम हुआ तो किसी ने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कहीं मैंने देखा कि इस नाम पे कोई और भी यूज कर रहा है। तो मुझे अपने नाम को प्रोटेक्ट करना था, क्योंकि नाम तो मैंने खुद सोचा, खुद इंडिजिनस था। तो मैंने ना एक्सप्लोर किया कि आपके नाम के ओनरशिप कैसे होता है। जैसे हम जिंदगी में जिंदगी गुजार रहे हैं, तो मैं नादरा में रजिस्टर्ड हूँ, तो मेरा ये नाम कैसे रजिस्टर्ड होगा। मुझे पता चला कि वहाँ यहाँ पाकिस्तान में 2 इदारे हैं, एक आईपीओ के नाम से, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, और एक एसएम, ये जो हमारी एससीसीपी है, सिक्योरिटी एंड एससीसीपी। एक्सचेंज। मैंने प्रोसेस फॉलो किया, कोविड की फरागत को यूटिलाइज किया, और मैंने एससीसीपी में इस नाम को रजिस्टर कराया। नाम रजिस्टर हुआ तो उन्होंने, उसी को मैंने पढ़ते पढ़ते देखा कि इसमें तो कंपनीज भी फॉर्म होती हैं। आप इसको एक एनजीओ कह सकते हैं, आप इसको
इसको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कह सकते हैं, आप इसको कोई पार्टनरशिप की कंपनी कह सकते हैं। मैंने जो पढ़ा, एक्सप्लोर किया, जो मुझे समझ आई, मैंने उसके मुताबिक अपने आप को रजिस्टर करा दिया। मुझे नहीं मालूम था कि बाकायदा लॉयर्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो ये काम करके देती हैं। फिर मैंने खुद ही कर लिया। साल में बड़ी खुश रही कि मेरी रजिस्टर हो गई है, कंपनी रजिस्टर हो गई है, तो मैं एक रजिस्टर्ड कंपनी की डायरेक्टर हूँ। इसके बाद मुझे फिर जब 6 महीने साल गुजरे तो मुझे कुछ लगा कि मुझे अब एक स्टेप और लेना चाहिए। तो कोविड ही में हमारे पास ऑनलाइन कंसल्टेशन शुरू हो गई। अब वो सारी कंसल्टेशंस मेरे पर्सनल अकाउंट में उनकी पेमेंट आती थी। तो जो मुझे थोड़ा सा तंग करता था कि प्रोफेशनल नहीं लगता कि मैं अपने अकाउंट में, क्योंकि मैंने कभी पेमेंट्स पे डील नहीं किया था, उस सब में फिर ये हुआ कि मुझे लगा कि there is a need for an account that is official। तो मैंने डिफरेंट बैंक्स एक्सप्लोर किए। मैंने 8-10 बैंक्स विजिट किए, उनके बिजनेस मॉडल्स देखे, मैंने देखा मुझे क्या सूट करता है। एक प्रोटोकॉल था, डॉक्यूमेंटेशन थी बहुत लंबी, और मैंने अपना साइक केयर के नाम से एक अकाउंट खोल लिया। वो अकाउंट भी 1 साल पढ़ा रहा और मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया। फिर मुझे लगा उस सब के बाद कि मेरे पास कंपनी भी रजिस्टर्ड है, मेरे पास टैक्स फाइलिंग भी हो गई, मैंने पहला टैक्स भी जमा कराया, मैंने अकाउंट भी खोल लिया है, तो मैं अब अपने सेटअप को स्टार्ट कर सकती हूँ। तो मैंने फिर होमवर्क करना शुरू किया कि अगर मैं एक सेटअप स्टार्ट करती हूँ, मतलब मैं कहीं पे भी प्रैक्टिस शुरू कर रही हूँ। प्रैक्टिस शुरू करना और सेटअप शुरू करना दो अलग चीजें हैं। एक है कि मैं कहीं पे एक कंसल्टेंट बैठ रही हूँ जहाँ लोग मेरी वजह से आते हैं, और एक है कि मेरे पास लोग किसी की वजह से आते हैं, क्योंकि किसी के पास आ रहे हैं और उसने मुझे रेफर किया कि आप प्लीज ये क्लाइंट देख लें क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइंट है। मैं दोनों कैपेसिटीज में काम कर रही थी। तो 4 जगहों पे मैं काम कर रही थी, जिनमें से 3 जगहों पे मैं एज कंसल्टेंट काम कर रही थी और एक जगह पे मैं रेफरल्स मुझे मिलते थे, वो उस ऑर्गेनाइजेशन के क्लाइंट्स में देखती थी। तो मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। तो मुझे फिर लगा कि अच्छा मुझे क्या क्या चाहिए होगा। मुझे अगर मैं जगह लेती हूँ तो मुझे जगह चाहिए अपनी, उसके लिए मुझे कमरा, टेबल, कुर्सी चाहिए, मुझे कंप्यूटर चाहिए, मुझे स्टाफ चाहिए, मुझे उसको रन कराना है। फिर अगर मुझे उसमें फर्नीचर डालना है, नेचुरली मुझे 2 कमरे चाहिए, एक कमरा चाहिए, तो ये तो एक बिजनेस बन जाएगा। तो मैंने अपने आप को 2 रोल्स में देखना शुरू कर दिया, एक कि मैंने ये बिजनेस की तरह शुरू करना है और दूसरा मैं एक कंसल्टेंट हूँ। और करते 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 मैंने इसका होमवर्क करना शुरू किया, बजटिंग करना शुरू की, कितनी पेमेंट होगी, और मैंने बहुत जगहों पर डिस्कशन शुरू कर दी। और साइमल्टेनियसली मैंने जगह देखना शुरू कर दी कि मैं कहाँ कहाँ कर सकती हूँ। तकरीबन 6 से 8 महीने में जगह देखती रही, 2-3 जगह सेलेक्ट की, और मैंने एक जगह किसी इसी तरह मेरे साथ सपोर्ट थी, मेरे पास एक बहुत मुझे किसी ने सपोर्ट किया मेरे साथ ये सारी ड्रिल करने में। तो मैं डिस्कस करती रही और हमने कभी जगह देख लेनी, कभी छोड़ते नहीं। फाइनली एक जगह पे आके हमने सोचा कि अब हमें कर लेना चाहिए। क्या हमारे पास इतना बजट है, क्या मेरे पास इतनी सिचुएशन है? तो मैंने उस सब को अवेल करते हुए हमने अपना एक क्लिनिकल सेटअप डिज़ाइन करना शुरू किया। तो मुझे टीम हायर करनी थी, मुझे उसको डिज़ाइन करवाना था या मुझे खुद करना था। तो मोर और लेस हमने कोई प्रोफेशनल नहीं हायर किए, मगर मेरे साथ मेरी वालदा की तरह है, उन्होंने बेसिकली मेरे साथ बहुत किया और हमने नीड्स देखना शुरू की। अब मैं क्योंकि एक प्रोफेशनल थी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव से कि मेरे क्लाइंट्स के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, आवाज़ आनी चाहिए, बाहर नहीं आनी चाहिए, मुझे साउंड प्रूफिंग चाहिए, या मुझे कलर्स कैसे चाहिए, या मुझे फील कैसी चाहिए, या मुझे एक साउंड सिस्टम चाहिए कि उस पर बैकग्राउंड पे रिलैक्सेशन का म्यूजिक चल रहा हो, या छोटी छोटी चीजें, डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, मुझे टेबल कुर्सी का सेटअप चाहिए या मुझे काउच का सेटअप चाहिए। वो रिक्वायरमेंट्स मैं बताती गई, मैं बनाती गई, और वो खातून सारा काम मेरा मैं कहती हूँ कि खुद वो प्लान करती गई, चलो हम इसको ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं।
और फिर हमने उसको खुद डिज़ाइन किया, हमने लोग हायर किए, हमने वो स्ट्रक्चर खड़ा कराया, और उसमें हमें बहुत प्रॉब्लम्स आए। लेबर का प्रॉब्लम आया, चीज़ों का प्रॉब्लम आया, बजट का इशू आया, मतलब जो कुछ था। बट फाइनली वी वर एबल टू, एंड अल्हम्दुलिल्लाह बाय नाउ हम इस काबिल हैं कि हमारा एक सेटअप है जो कि शायद पाकिस्तान में इस टाइम पे नहीं मौजूद। जिस तरह का सेटअप हमने कोशिश की, शायद इससे बहुत बेहतर हूँ। फिर जब ये वाला एलिमेंट हो गया कि सेटअप शुरू होने, तो प्रैक्टिसेस, अब साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से कंसेंट फॉर्म होना चाहिए, आपकी डॉक्यूमेंटेशन लीगल होनी चाहिए, उन चीज़ों को देखना शुरू किया। जब उन चीज़ों को देखना शुरू किया तो वो एक और भी ज़्यादा एक ड्रिल थी, और वो ड्रिल रही। फिर मैंने एक लॉयर को देखा, कॉर्पोरेट लॉयर साथ लगाए, उन्होंने मेरे कंसेंट फॉर्म्स, मेरी लीगल डॉक्यूमेंटेशन सारी की सारी मुझे अप्रूव करके दी। अब अल्हम्दुलिल्लाह वी आर एट अ पॉइंट वेयर all our documentation, consent forms, all sort of files, all sort of emails are developed and created and are approved by the legal body, lawyers के थ्रू। तो एक अलमिया रहा हमेशा कि हमारे पास कोई बॉडी नहीं है, कोई बॉडी नहीं है, कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। तो मैंने अपने आप को ही अपनी रेगुलेटरी बॉडी बना लिया कि चले मैं खुद अपने प्रिंसिपल्स और एथिक्स को उस लेवल पे देखना चाहती हूँ कि आगे मेरे से आगे एटलीस्ट मेरी जो टीम है वो उन प्रैक्टिसेस को इंश्योर कर सके। अब हमारा एक प्रोटोकॉल है, हमारे पास क्लाइंट आता है, हमारी टीम में से कोई उनको वेलकम करता है, वो उनको कंफर्टेबल करता है, चाय कॉफ़ी ऑफर करता है, उसके बाद वो अपनी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के बाद वो अपना कंसेंट फॉर्म फिल करते हैं। ये सारा काम उनसे मेरी मैनेजर ऑपरेशंस करा लेती हैं। उसके बाद वो कंसल्टेशन के लिए मेरे पास आ जाते हैं। वहाँ से सारा कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन रखते हुए उनकी फाइल प्रिपेयर होती है, वो सारी अपनी डिटेल्स देते हैं। कोई डाटा हम सॉफ्टवेयर में नहीं डालते, हम सारा डाटा अपने हार्ड कॉपी में मेंटेन करते हैं क्लाइंट से रिलेटेड। हाउएवर हमारी अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग, हमारी इनवॉइसेस, हमारी बजटिंग, हमारा सब कुछ एक मेडिकल का सॉफ्टवेयर है हेल्थ वायर, उसके नाम पे होता है। हमने सॉफ्टवेयर परचेज किया हुआ है जिसमें हमारी अपॉइंटमेंट्स जाती हैं, ऑटोमेटेड मैसेजेस जाते हैं। तो एवरीथिंग जो प्रैक्टिस में एक होना चाहिए हमने कोशिश की। टाइम पे हमारे सॉफ्टवेयर पे डिटरमिन होती हैं, हमारे डाटा जो क्लाइंट रिलेटेड है वो फाइल्स पे मेंटेन होता है, हमारी वो जो बाकी चीज़ें हैं वो उस पर मैनेज होती हैं। हमारी रूटीन में हमारे क्लाइंट्स और सेटअप और थेरेपी प्रोटोकॉल्स में सारे की सारी चीज़ें मैनेज होती हैं। ग्रेट। मिस समरा, आपने बिलीव मी, आपने जो है ना हमारे ऑडियंस में जितने भी लोग हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट, ऐसे साइकोलॉजिस्ट जो कि अपना सेटअप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आपने उनको एक रोड मैप दे दिया है। एंड मुझे जितना लग रहा है अभी इस टॉक सुनने के बाद कि जो है ना वो लोग आपको ज़रूर फॉलो करेंगे। एंड इट्स रियली गुड कि आप अब उस पोजीशन में आ गई हैं कि लोग को फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो आपकी जो टॉक थी उसमें आपने इस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया, क्योंकि अमूमन ये देखा गया है कि जब कोई टॉक होती है तो वो जब एक साइडेड वन साइडेड हो जाती है, मोनोटोनिक हो जाती है, तो वो थोड़ा सा जो है ना वो लोगों का जो लाइक अट्रैक्शन होती है उनकी, या जो उनका अटेंशन होती है वो डाइवर्ट हो जाती है, क्योंकि वो मोनोटोनिक हो जाती है। लेकिन आपने इस तरीके से उसको रियलिस्टिक टॉक को डिफाइन किया कि माशाल्लाह से फुल अटेंशन के साथ जो है वो ऑडियंस आपको सुन रही है। अच्छा, उसके अलावा ये एक है तो पर्सनल क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन करने से पहले आपको ये कहता हूँ कि इफ़ यू वांट टू शेयर तो आप शेयर कीजिएगा, अगर नहीं करना चाहती तो कोई मसला नहीं है। वो ये है कि हम जब भी सेटअप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला काम नाम चूज करने के बाद, लोगो डिजाइन करने के बाद और रजिस्ट्रेशन, एसईसीपी, आईपीओ, इसके रजिस्ट्रेशन के बाद जब हम फिजिकली सेटअप के लिए जा रहे होते हैं तो हम
जो है ना वो चूज करते हैं कि कौन से एरिया में हमें अपना सेटअप लगाना है, हम एरिया को चूज करते हैं। ठीक है, तो हमें जिस लेवल का सेटअप करना होता है तो हम उसके अकॉर्डिंगली ऑब्वियसली, चूंकि ये एक सेटअप जो है, सर्विसेज तो अपनी जगह पर हैं लेकिन उसके साथ साथ ये जो है वो एक बिजनेस मॉडल भी है अपनी जगह पर। ठीक है, तो ऑब्वियसली वहां पर ना हमें जो है वो जगह को चूज करना होता है, और उसके जो जगह जो होती है उसके अकॉर्डिंगली ही हमें वहां पे रेंट पे करना होता है, एवरीथिंग जो है वो चीजें हमें बजटिंग वगैरह देखनी होती है। तो इन शॉर्ट मेरा सवाल ये है कि ये ओवरऑल सेटअप करने में अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट जो है वो बजट कितना लगा? Ashik, this is a very open-ended question for the reason कि देखो जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, राइट? अब आप एक टेबल कुर्सी रख के भी फर्नीचर रख सकते हो, आप एक स्टूल रख के भी कर सकते हो। आपके साथ कुछ वीडियोस क्लिप्स शेयर हुए हुए हैं, शायद अगर आप ऑडियंस को दिखाना चाहो तो ये मोस्ट वेलकम, मेरी तरफ से पूरी इजाजत है। हमने मैंने मेरी क्योंकि एक लिमिटेड कैपेसिटी थी, मैं एक लिमिटेड रिसोर्स में काम कर सकती थी, तो हमने उसको एक असेसमेंट रूम बनाया, एक थेरेपी रूम बनाया, बहुत छोटे साइज का है, बट एक स्मार्ट सी रिसेप्शन बनाई। तो हमने एस्थेटिक्स को ज्यादा डाला, हमने पौधे रखे, जैसे आपको एक पौधा मेरा राइट पे नजर आ रहा होगा, ये पीछे मेरे एक बेसिकली कबर्ड है, मैं भी अपने क्लिनिक पे बैठी हुई हूँ, जो कि एक खाली वॉल थी, हमने उसको ऑर्गेनाइज ऐसे किया। अब अगर मैं मतलब मेरे पास इस टाइम पे ऐसा रिसोर्स नहीं है, वरना मैं आपको एक वर्चुअल टूर करा देती इसका। तो उसमें जब आप एंटर होते हैं, एक छोटा सा रिसेप्शन है, तो ये जगह पे डिपेंड करता है कि आपने कहाँ जगह ली, आपको उसका रेंट देना है। मैं ये बता सकती हूँ कि आपके पास एक्सपेंसेस क्या क्या आते हैं अपना सेटअप स्टार्ट करने में, मगर शायद अमाउंट बताना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर बंदे की मिस्टर इस अमर, कम्युनिटी आप में। एक्सपेंसेस भी हमारे साथ शेयर करें, और उसके साथ साथ हमारे ऑडियंस को ये भी बताएं, एक रफ फिगर के रेंज बता देना कि अगर वो मैं आपको अपना सेटअप मिनिमम अच्छे और तरीके अपर से बता करना सकती चाहते हूँ। हैं तो एक कमरा अगर एग्जैक्टली आपने हाँ, स्टार्ट ये करना है, ये तो एक कमरे में आप सिर्फ उसकी लाइटिंग और उसका फर्नीचर अपने हिसाब से कर लें, तो मे बी आप 10, 15, 20 हजार से भी कर सकते हैं, गोइंग अप टू लैक्स, राइट? डिपेंड्स, अगर आपके पास जगह है, अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप उसमें रेंट ऐड कर दें। सिमिलरली एक्सपेंसेस की लिस्ट में क्या होगा आपका? रेंट, यूटिलिटीज, जो आपके बिल्स आने हैं, आपकी स्टाफ की हायरिंग, रिसोर्स, जो आपके डेली के खर्चे हैं, कभी बिजली खराब होगी, कभी पानी खत्म हो गया, कभी चाय का सामान है, मीटिंग्स हैं, इस तरह के खर्चे हैं। तो ये आपके नेट शेल में खर्चे हैं। इसके अलावा जब आप जाते हैं तो फिर आप बहुत एक्सपैंड भी कर सकते हैं, राइट? बट द पॉइंट इज कि द मनी यू आर गेटिंग, व्हाट यू आर अर्निंग, आर यू यूटिलाइजिंग इट टू द फुलेस्ट टू एम्पावर योर क्लिनिक, या आप जेब में डालते हैं और आप मेरी तरह वापसी पे जाते हुए पिज्जा बर्गर खाते हुए तो आप घर चले जाएं और आप कहें कि हमारे पास तो पैसे नहीं बचते। इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है सेटअप से पहले कि आपके पास इतनी क्लाइंटेल हो कि वो आपके सेटअप को सपोर्ट कर सके, आप अपनी एग्जैक्टली। प्रैक्टिसेस को एथिकली, अपने कंसेंट फॉर्म्स, अपने थेरेपी के प्रोटोकॉल्स को इतना स्ट्रेंथन करें कि आपके पास लोग खुद आना शुरू हो जाएं। सबसे पहले आप ये करोगे तो आप एक अच्छी प्रैक्टिस की तरफ आ सकोगे। मेरी तरफ से सारे साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स को एक पूरी ऑफर है, वो जिस टाइम पे विजिट करना चाहें दे कैन। बल्कि अभी समर्स में हम लोग एक क्लिनिकल सुपरविजन प्रोग्राम दे रहे हैं, जो वो स्टूडेंट्स जो कि क्लिनिकल की फील्ड में आ रहे हैं, वो वो अगर 1 मंथ की ट्रेनिंग ले लेते हैं, तो हमें लगता है कि वो जो बेसिक रिक्वायरमेंट टू बी एबल टू प्रैक्टिस है वो पूरी करेंगे विद द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन दे हैव। अगर जब वो क्वालिफिकेशन कंप्लीट करेंगे तो हमने एक 1 मंथ का क्लिनिकल सुपरविजन प्रोग्राम, इट इज नॉट इंटर्नशिप, ये यूएस का कॉन्सेप्ट है एक्सटर्नशिप का, तो हमने एक्सटर्नशिप का कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की है। दिस इज द फर्स्ट एवर अगेन एन एक्सटर्नशिप प्रोग्राम बीइंग ऑफर्ड, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ एक ग्रुप में 5 लोग और दूसरे ग्रुप में 5 लोग ले रहे हैं, और उसमें रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ऑफ इस्लामाबाद 2-3 लोग मिलकर उसमें असेसमेंट का, डायग्नोसिस का और प्रैक्टिस में रिपोर्ट राइटिंग और क्लाइंट डीलिंग, जिसमें हम क्लिनिक पे उनको ये सिखाएंगे, दिखाएंगे कि फाइल्स में क्या होता है, कंसेंट फॉर्म क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, कौन कौन सी हिचेस आती हैं, असेसमेंट कर ली तो रिपोर्ट कैसे बननी है, क्लाइंट देख लिया तो डायग्नोस कैसे करना है।
और इस तरह की चीजें आप उसमें देखते हैं, राइट? तो आप इसको इस तरह से स्लाइटली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स अभी एक्सप्लोरेशन के उसमें हैं, उनको लगता है कि उनको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में, बेसिकली वहां तक पहुंचने में, तो वो अपने आप को उसमें रजिस्टर करा सकते हैं एंड दे कैन ऑलवेज अवेल दैट। ठीक है मिस समरा, और ऑब्वियसली जो इसका साइक केयर का वर्चुअल टूर है, तो उसका जो वीडियो है हमारे पास, तो वो हम इसमें ऐड कर देंगे ताकि लोग को भी देख सकें। बिल्कुल, और अगर आप हमारा उसके अलावा यूट्यूब का मैं चैनल विजिट करते हो तो उस पर क्लिनिक इनॉग्रेशन के नाम से एक पैकेज बना हुआ है, उसमें सारी वीडियो कवर हुई हुई है हमारी। एग्जैक्टली तो ऑडियंस, अगर आपको वो इमिग्रेशन का देखना है साइक केयर का, तो वो आप यूट्यूब के चैनल साइक केयर के नाम से आप टाइप करेंगे तो वो आप को एक्सेस मिल जाएगा, और वहां पर ऑब्वियसली आपको और भी मजीद जो